दिस इज़ डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज तपकरा, जिला जसपुर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हेजिंग एवं आर्बिट्रेज को पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है एमए इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित है। ये जो हेजिंग और आर्बिट्रेज है, ये शब्द का जो प्रयोग है, आपका जो एक्सचेंज ट्रेडिंग होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है ना, कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट, या फिर आपका विदेशी विनिमय बाजार या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहले हेजिंग क्या है। हेजिंग का अर्थ सुरक्षा या प्रोटेक्शन से है, ठीक है। इसका तात्पर्य स्वयं को विविध प्रकार के जोखिमों से उत्पन्न हानि से सुरक्षित करना होता है। हेजिंग को हम दूसरे अर्थ में भी समझ सकते हैं, जैसे एक किसान है जो फसल उत्पादन करता है, तो फसल के उत्पादन प्रक्रिया में जानवरों से बचाव के लिए क्या करता है, वो खेत के चारों तरफ तार कांटों को घेर देता है, यानी तार कांटों से क्या कर देता है, फेंसिंग कर देता है और फसल को बचाता है। उसी तरह मार्केट में हेजिंग के द्वारा, ठीक है, क्रेता एवं विक्रेता अपनी पोजीशन को बचाते हैं। यानी मार्केट में जो कीमतों में जो उच्चावचन होते हैं, उससे जो जोखिम पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उससे हेजिंग के द्वारा अपने आप को वो बचा सकते हैं। तो हेजिंग क्या है? हेजिंग एक टूल है, ठीक है। और इस हेजिंग टूल का प्रयोग कहाँ होगा? शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, जैसे कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, या ब्याज दर का वायदा कारोबार जहाँ होता है, इन बाजारों में क्या होता है? हेजिंग का प्रयोग होता है। ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इन बाजारों में ट्रेडिंग के लिए हेजिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम एरिया ऑफ हेजिंग भी कह सकते हैं। इनको क्या है? एरिया ऑफ हेजिंग भी कह सकते हैं। तो हेजिंग एक ऐसा उपकरण है या तरीका है जिससे मार्केट में निवेशक अपना पैसा बचा सकते हैं। कैसे? जैसे अगर शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर मार्केट में प्रतिभूतियों का, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर क्या होता है? इक्विटी शेयर, ऋण पत्र जिसे डिबेंचर कहते हैं, या फिर आपका सरकारी बांड हो गया, प्रतिभूति हो गया, इनका कारोबार होता है। तो इनके मूल्य में भी क्या होते हैं? उच्चावचन होते हैं जो जोखिम पैदा करते हैं। इन जोखिम से बचने के लिए क्या है? हेजिंग के द्वारा बचा जा सकता है, ठीक है। अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कमोडिटी मार्केट में क्या होता है? कमोडिटी मार्केट में धातुओं का या खाद्य पदार्थों का, ठीक है, या वस्तुओं का जो कीमत होता है उनका व्यापार होता है कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में। तो कीमतों का अनुमान लगा करके फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं क्रेता विक्रेता। तो यहां पर भी क्या होता है? उच्चावचन होता है कीमतों में, यानी रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो हेजिंग के द्वारा क्या है? अपने आप को जोखिम से क्रेता विक्रेता बचा सकते हैं। अगर हम विदेशी विनिमय मार्केट की बात करें तो विदेशी विनिमय बाजार में क्या होता है? विदेशी मुद्राओं का लेन देन होता है, आयात और निर्यात करना होता है देशों को। तो आयात निर्यात के लिए क्या होता है? विदेशी विनिमय दरों में होने वाले उच्चावचनों से उनको हानि हो सकती है। तो इन हानियों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हेजिंग का सहारा लेते हैं। ब्याज दरों में भी क्या होता है? परिवर्तन होते रहते हैं। ये ब्याज दर का जो वायदा कारोबार है भारत में 2009 से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर जो है बैंक हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, बीमा कंपनी हो गई, कॉर्पोरेट हाउस हो गए, ये सब क्या करते हैं? ये या वित्तीय संस्थान हो गए, ये ब्याज दर का वायदा कारोबार करते हैं। तो ब्याज दरों में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन के कारण क्या है? इनको जोखिम बना रहता है। इनको जोखिमों से बचने के लिए ये हेजिंग का सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हेजिंग को एक वित्तीय प्रणाली में एक हम टूल कहते हैं, जो क्या है? कीमतों में होने वाले उच्चावचन या विनिमय दर में होने वाले उच्चावचन से क्रेता विक्रेता को बचाए रखता है, ठीक है। तो बाजार में जोखिम से बचने के लिए क्रेता एवं विक्रेता दोनों हेजिंग करते हैं, और वो जो हेजिंग करते हैं वो क्या कहलाएंगे? हेजर कहलाते हैं, ठीक है। तो हम हेजिंग को एक डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि हेज इज ए टाइप ऑफ डेरिवेटिव आर ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that derived its value from an underlying
एसेट्स। अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब है आपका जो परिसंपत्ति होती है, अंतर्निहित परिसंपत्तियां होती हैं, उसी के मूल्य पर क्या होता है, हेजिंग का जो मूल्य है वो डिराइव्ड होता है, हेजिंग का मूल्य प्राप्त होता है। इसे आगे हम जब एग्जांपल आएगा तो इसको और अच्छे समझ पाएंगे कि हेजिंग का मूल्य कैसे डिराइव्ड होता है, ठीक है, अंतर्निहित परिसंपत्तियों से। अब हेजिंग को, डेफिनेशन को हम समझने के पश्चात हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हेजिंग करते कैसे हैं। अब हेजिंग के तरीके को थोड़ा समझ लेते हैं। हेजिंग कैसे होती है इसको समझने के पहले हेजिंग के तरीके को समझ लेते हैं। हेजिंग के तरीके में एक होता है लॉन्ग हेज, एक शॉर्ट हेज और एक क्रॉस हेज भी होता है, लेकिन अभी हम लोग लॉन्ग हेज और शॉर्ट हेज पर ही चर्चा करेंगे। अब लॉन्ग हेज क्या होता है? लॉन्ग हेज इज द ट्रांजेक्शन व्हेन वी हेज आवर पोजीशन इन केस मार्केट बाय गोइंग इन फ्यूचर मार्केट। ठीक है, तो लॉन्ग का मतलब होता है क्रय से है, ठीक, और इस शॉर्ट का मतलब क्या है, विक्रय से है। तो लॉन्ग हेज इज द ट्रांजेक्शन, इन ऐसा ट्रांजेक्शन है लॉन्ग हेज व्हेन वी हेज आवर पोजीशन इन केस मार्केट। केस मार्केट में जो चीज हम क्रय करते हैं उसको हेज करता है, सुरक्षा देता है कौन, फ्यूचर मार्केट में जाकर के। तो यानी फ्यूचर मार्केट में क्या करते हैं, जो चीज को हम क्रय करते हैं उसको फ्यूचर मार्केट में हम उसको सेल करते हैं। तो ये जो आपका लॉन्ग हेज है वो क्या कर रहा है, स्टेबलाइज द परचेस प्राइस। परचेस प्राइस को क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है कि वो उससे ज़्यादा वो मूल्य ना गिरे, क्योंकि जिस मूल्य पर खरीदा है अगर उससे ज़्यादा गिरेगा तो क्या होगा, वो बेचेगा तो उसको नुकसान होगा ना, बाद में अगर उसकी प्राइस घट जाएगी तो उसको बचने के लिए क्या है, वो हेज करता है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो दूसरा जो होता है शॉर्ट हेज। शॉर्ट हेज इज ए ट्रांजेक्शन व्हेन द हेज इज एकम्प्लिस्ड, जब जोखिम पूरा हो जाता है, बाय गोइंग शॉर्ट इन फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में विक्रय से क्या होता है, जोखिम पूरा हो जाता है, एकम्प्लिस पूरा हो जाता है। अब ये लॉन्ग और ये जो शॉर्ट, इसको आप एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए कि गोल्ड। अब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं एक कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट को ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में गोल्ड की हेजिंग कैसे होती है उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 30 मार्च की स्थिति को ज्वेलर्स के पास ग्राहक का ऑर्डर आता है कि उसे आभूषण चाहिए और वो मई में सप्लाई चाहता है। तो इसके लिए क्या करेगा, ज्वेलर्स जो है गोल्ड जो है बैंक से खरीदेगा। तो 30 मार्च को जब वो गोल्ड खरीदेगा तो ये बाई का पोजीशन है, ठीक है, स्पॉट मार्केट पे हाजिर बाजार में परचेस करेगा। उस समय सोने की कीमत क्या है, 45,000 प्रति 10 ग्राम चल रहा है, और वो 1 केजी सोना खरीदेगा तो मतलब 45 लाख का सोना खरीदेगा। अगर इस सोने की कीमत जो है जब आभूषण बनेगा और मई में उसकी जब सप्लाई करेगा तो हो सकता है इसकी कीमत कम हो जाए, 45 से 44,000 हो जाए, तो क्या होगा, उससे नुकसान होगा ना। इस नुकसान से बचने के लिए क्या करेगा, वो फ्यूचर मार्केट में यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वायदा बाजार में क्या करेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जाकर के क्या करेगा, उसी समय ये जो 45,000 प्रति 10 ग्राम का जो सोना उसने खरीदा है उसको 45,500 के हिसाब से क्या करेगा, सेल कर देगा। सेल करने का मतलब एक वायदा कर लेगा, बेचने का वायदा कर लेगा, ठीक है। अब वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 45,000 या 45,000 से अधिक में करेगा, तभी वो अपने आप को जोखिम से बचा सकता है, ठीक है। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया। अब 30 मई को क्या हुआ, आभूषण जब वो सप्लाई कर रहा है तो उस समय क्या हो गई, गोल्ड की कीमत गिर के 44,000 प्रति 10 ग्राम हो गया। तब उसे 45,000 में से 44,000 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1,000 का उसका नुकसान हो रहा है। तो उस स्थिति में इस नुकसान की भरपाई वो कैसे करेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है कि उसको 45,500 में क्या है, सेल करेगा, तो उसे वो सेल करने का वादा किया है। अब आभूषण जब वो ग्राहक को दे देगा तो क्या होगा, फिर वो उतने सोना फिर क्या है, क्रय करेगा। तो क्रय करेगा तो उस समय मार्केट में क्या है, रेट चल रहा है 44,000। तो ये आपका क्या पोजीशन हो गई, बाई की पोजीशन हो गई। 44,000 में प्रति 10 ग्राम बाई करेगा, लेकिन उस सेल का कितना कॉन्ट्रैक्ट किया है,
45,500 में, तो 45,500 में से 44,000 घटाएंगे तो क्या हुआ, 1,500 का उसको डिफरेंस आया जो प्रॉफिट है। तो ये 1,500 में से अगर आप 1,000 को घटाओगे तो क्या हुआ, 500 रुपये नेट प्रॉफिट हुआ। तो यानी एक पोजीशन में उसको लॉस है तो दूसरे पोजीशन में उसको क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से हेजिंग करके जो है एक क्रेता जो है अपनी पोजीशन को हेजिंग करके जोखिम से बच सकता है। तो ठीक है, तो आप लोग हेजिंग को समझ गए होंगे इस उदाहरण के माध्यम से। अब चलिए हम समझते हैं कि आर्बिट्रेज क्या होता है। अब ये आर्बिट्राज क्या है। आर्बिट्राज इज ए डील दैट प्रोड्यूस रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग ए मिसप्राइजिंग इन द मार्केट। यानी आर्बिट्राज रिस्क फ्री प्रॉफिट कैसे प्राप्त करता है, मिसप्राइजिंग के कारण। दो बाजार में कीमतों में अंतर होता है, एक बाजार में जो कीमत होती है दूसरे बाजार में उससे भिन्न कीमत होती है। तो इस मिसप्राइजिंग के कारण क्या होता है, आर्बिट्राज लाभ प्राप्त करता है। तो दो अलग अलग बाजारों में परिसंपत्तियों की कीमत में अंतर से मुनाफा कमाने की युक्ति को ही आर्बिट्राज कहते हैं। इस रणनीति के तहत आर्बिट्राज लाभ कमाने के मकसद से एक बाजार से परिसंपत्ति को खरीदता है और दूसरे बाजार में उसी वक्त बेच देता है। इस रणनीति के तहत आर्बिट्रेजर को विनिमय दरों में अंतर का लाभ मिल जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, किसी वस्तु के संदर्भ में मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में आलू, 1 केजी आलू का प्राइस जो है क्या है, मान लीजिए 20 रुपये है, और कोरबा में प्राइस क्या चल रहा है, 30 रुपये से चल रहा है। ठीक है, तो अंतर कितना हुआ, 10 का। तो क्या करेगा व्यापारी, या बिलासपुर में खरीदेगा, यहाँ से क्रय करेगा और कोरबा के बाजार में बेच देगा। तो इस तरीके से क्या है, कीमत अंतर का लाभ आर्बिट्राज प्राप्त करता है। तो ये जो रणनीति है आर्बिट्राज की, ये इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के माध्यम से की जाती है। इसको देखिए उदाहरण से। और दोनों बाजारों में क्या होता है, परिसंपत्तियों की कीमतों में अंतर होता है और इसी अंतर से मुनाफा बनाया जाता है। अब डेरिवेटिव बाजार में देखिए, किसी शेयर का कीमत क्या है, 115 रुपये प्रति शेयर है, और इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आती है, ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो क्या होगा, शेयर का मूल्य पॉजिटिव न्यूज़ आने से बढ़ के 118 रुपये हो जाएगी। लेकिन स्पॉट मार्केट में क्या है, कीमत को बढ़ने में समय लग जाता है टाइम गैप के कारण, और कीमत कितनी है वहाँ पर, 116 रुपये है। तो 116 रुपये कीमत यहाँ पर है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, आर्बिट्राज खरीदेगा और यहाँ पर आपका डेरिवेटिव बाजार में बेच देगा 118 में। तो ये कीमत अंतर का क्या है, उसको लाभ मिल गया। इस तरीके से आर्बिट्रेज जो दो बाजारों में जो कीमतों में जो अंतर होता है, उस अंतर का वो फायदा उठा लेता है। इस शब्द का प्रयोग विदेशी विनिमय के संदर्भ में भी किया जाता है। विदेशी विनिमय के संदर्भ में कैसे, इसे भी उदाहरण से आप समझिए कि मान लीजिए न्यूयॉर्क में विदेशी विनिमय दर क्या भाव चल रहा है, 1 पाउंड बराबर $1.31 है अभी, मान लीजिए, ठीक है, अभी चल रहा है। और लंदन बाजार में क्या भाव चल रहा है, $1 बराबर 1 पाउंड। यानी कोई व्यवसायी जो है न्यूयॉर्क में 1 पाउंड के बदले में $1.31 प्राप्त कर रहा है, और इस $1.31 में से $1 को ही दे करके फिर क्या है, लंदन के बाजार में 1 पाउंड प्राप्त कर रहा है, और इस 1 पाउंड को फिर क्या करेगा, फिर न्यूयॉर्क के बाजार में जाएगा और 1 पाउंड के बदले में फिर $1.31 प्राप्त कर लेगा। तो हर बार क्या करेगा वो, ये $0.31 बचाते जाएगा। तो उसको क्या है, $0.31 का क्या हो रहा है, इस क्रिया से लाभ अर्जित करते जा रहा है वो। तो इस तरीके से आर्बिट्रेज जो है विदेशी विनिमय बाजार में होता है। तो अब ये आर्बिट्रेज तो हम समझिए कि ये दो बाजारों में कीमतों में अंतर का कारण होता है। अब ये होता कैसे है, आर्बिट्रेज कैसे लाभ मिलता है, इसको हम कुछ प्रैक्टिकल से कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं। अब आर्बिट्रेज कैसे होता है, इसको हम एक्सचेंज मार्केट का उदाहरण लेकर समझते हैं। आर्बिट्रेज जो है 3 तरीके का होता है। एक है इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज, दूसरा केस एंड कैरी आर्बिट्रेज, तीसरा रिवर्स केस एंड कैरी आर्बिट्रेज। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज क्या है। हम ये समझ गए कि आर्बिट्रेज दो बाजारों में जो अलग अलग कीमत होता है उसी का अंतर के आधार पर लाभ प्राप्त करता है। तो एक बाजार NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर
एक रिलायंस का शेयर है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज में शेयर एक ही कंपनी का होना चाहिए, ये भी रिलायंस का है, भी रिलायंस का है, ठीक है। तो ये रिलायंस का शेयर जो है एनएससी में कितना है, 2000 रुपये चल रहा है, और ये जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी कीमत 2010 चल रहा है। तो कीमत कहाँ कम है, एनएससी में, तो यहाँ वो बाई करेगा जहाँ कम है, और जहाँ अधिक है वहाँ क्या करेगा, बीएससी में बेच देगा। तो डिफरेंस कितना है 2010 और 2000 का, ये 10 रुपये। तो इसको हम स्प्रेड कहते हैं, आर्बिट्रेज की भाषा में क्या डिफरेंस क्या कहलाएगा, स्प्रेड। अब ये तो, और ये क्या हो रहा है, इंट्राडे में हो रहा है, एक ही दिन में ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। अब कुछ समय पश्चात क्या हो, उसी दिन हो सकता है कि एनएससी का भाव 2000 से बढ़ के 2010 हो जाए, 1% बढ़ गया है ना, और बीएससी कम में जो शेयर का जो भाव है रिलायंस का वो घट के 2000 हो जाए। तो जिसका कम होगा उसे फिर क्या करेगा, बाई करेगा, और जिस शेयर का भाव जिस बाजार में बढ़ गया है ना, उसको सेल करेगा, बिक्री करेगा। तो यहाँ दोनों का फिर डिफरेंस कितना आया, 10 रुपये, ये स्प्रेड हो गया। और उसी दिन फिर, क्योंकि ये जो आर्बिट्राज जो होता है उससे ये जो लाभ है क्या हो, ऐसा नहीं हमेशा चलते रहता है, कुछ समय पश्चात क्या होगा, जो दर जो है, रेट जो है, कीमत जो है समान होगी, प्रवृत्ति होगा। तो क्या होगा कुछ समय पश्चात फिर, और क्या होगा, प्राइस जो है दोनों बाजार में समान हो जाएगी। यहाँ भी 2005 हो गया और बीएससी में भी 2005 हो गया। तो अब ये देखो 2005 हुआ कहाँ पर, एनएससी में, कीमत कम हुआ, तो कम हुआ तो क्या करेगा, वो बाई करेगा, ठीक है। और 2010 और 2005 का डिफरेंस कितना हो, 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। और 2000 में जिसको पहले बाई किया था, अब कीमत कितनी हो गई 2005, बीएससी में कीमत बढ़ा है, तो अब वो सेल करेगा। तो इस तरीके से जो बाई करेगा उसको, जो पहले बाई है उसको सेल करेगा, और जो सेल का पोजीशन है उसको बाई करके ऐसे स्क्वायर ऑफ करके क्या करेगा, अपने पोजीशन को, हेज पोजीशन को सुरक्षित करता है वो। और यहाँ भी देखिए दोनों का डिफरेंस 5, ये 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों को जोड़ेगा तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये। तो ये एक ही दिन का दो बाजार में जो ट्रेड होता है उसके तहत ये आर्बिट्रेज का क्या हुआ, लाभ हो गया। अब हम केस एंड कैरी आर्बिट्रेज को समझते हैं क्या है। केस एंड कैरी आर्बिट्रेज जो है एक ही दिन में नहीं, ये इसमें समय अंतराल हो रहा है। ये देखिए 1 जनवरी को, दूसरा 30 जनवरी के एग्जाम्पल में से हम समझते हैं। केस एंड कैरी आर्बिट्रेज रिफर्स टू लॉन्ग पोजीशन इन द केस मार्केट, ये केस मार्केट समझ लो, इन द केस मार्केट एंड शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो अलग बाजार की बात नहीं हो रही, एक ही बाजार में, ठीक है। एक लॉन्ग पोजीशन मतलब क्रय करना, बाई, और शॉर्ट पोजीशन मतलब विक्रय, सेल करना। तो 1 जनवरी को शेयर का, रिलायंस शेयर का वैल्यू कितना है 2000, तो बाई करेगा। अब हो सकता है आगे 30 जनवरी को क्या है, इसकी कीमत गिर ना जाए, तो उससे इस जोखिम से बचने के लिए क्या करेगा, पोजीशन को हेज करेगा और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने में करेगा कि 2020 में उसे वो सेल करेगा, ठीक है। तो हेज कर लिया पोजीशन को, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है 20 रुपये। अब 30 जनवरी को जब क्या हुआ, उसका एक्सपायरी डेट समझ लो, मान लो एक्सपायरी पीरियड है, ठीक है, 1 महीने बाद क्या है उसको सेल करना ही है। तो उसकी प्राइस उस समय घट के कितनी हो गई, 2000 से 1900 हो गई। अब वो सेल करेगा तो क्या होगा, उसको नुकसान होगा कितने का, 100 रुपये का। लेकिन उसने अपने इस जोखिम से बचने के लिए क्या कर दिया है, उसने 2020 में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है सेल करने का। तो अब रेट अभी चल रहा है 1900, तो 1900 में बाई करेगा, और लेकिन बेच कितने में रहा है 2020 में। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 120 रुपये। तो यहाँ एक पोजीशन में उसको लॉस हो रहा है, तो दूसरे पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 20 रुपये फिर स्प्रेड आया, डिफरेंस आया। तो इस तरीके से क्या है, आर्बिट्रेजर को लाभ ही मिल रहा है। और अगर मान लो ये 1900 के जगह क्या हो गया, इस शेयर की वैल्यू बढ़ के 2100 रुपये हो गई, ठीक है। तो अब 21 रुपये हो गया तो क्या हुआ, 2000 में ये बाई कंडीशन है, अब बढ़ गया तो क्या करेगा, वो सेल करेगा। तो 2000 और 2100 का डिफरेंस क्या हुआ, 100 रुपये प्रॉफिट। और जब ये 2100 हुआ, ठीक है, अब कीमत इसकी बढ़ गई, और पहले उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना में किया था 2020 में, 2020 रुपये में। तो अब इसको क्या होगा, लेकिन वो 2100 रुपये में बाई कर रहा है, बेच रहा है 2020 में, और बाई कर रहा है 2100 में, उसकी कीमत अब 2100 हो गई है। तो उसको कितने का लॉस हो रहा है, 80 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो फिर क्या हुआ, 100 में 80 घटाएंगे तो 20 रुपये क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी हर कंडीशन में उसको क्या हो रहा है, आर्बिट्रेजर को लाभ ही हो रहा है।
अब इसको आप समझिए, रिवर्स केस एंड कैरी आर्बिट्रेज क्या होता है, यहाँ भी उसको कैसे लाभ होता है। रिवर्स, ये जो केस एंड कैरी आर्बिट्रेज है उसका रिवर्स उल्टा क्या होता है, ये होता है रिवर्स केस एंड कैरी आर्बिट्रेज। रिवर्स केस एंड कैरी आर्बिट्रेज refers to long position in future market, not in case market। यहाँ पर देखिए लॉन्ग पोजीशन केस मार्केट में था, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्या हो जाएगा, फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, ये लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर मार्केट में होगा। और केस मार्केट में क्या होगा, आपका केस मार्केट में होगा ये शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशन सेल को बताएगा। ठीक है, तो ये क्या कर, अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि फ्यूचर में मार्केट में क्या हो रही है, उस शेयर की 1 जनवरी को क्या स्थिति है, 1990 रुपये है ना, इसका कीमत घट गया। और यहाँ पर क्या है, आपका जो केस मार्केट है वहाँ पर कीमत क्या चल रही है, 2000 चल रही है। तो कीमत कहाँ ज़्यादा है, केस मार्केट में, और फ्यूचर मार्केट में कम है। तो फ्यूचर मार्केट में क्या करेगा, बाई करेगा। फ्यूचर मार्केट में क्या करेगा, बाई करेगा, और केस मार्केट में बेचेगा 1 जनवरी। तो इस तरीके से 10 रुपये का डिफरेंस क्रिएट किया। अब 30 जनवरी को क्या है, जब लॉक इन पीरियड हो रहा है, 30 जनवरी को स्थिति क्या बन रही है, इसकी कीमत घट के 1900 हो गई। तो कीमत घटेगी तो क्या होगा, वो बाई करेगा। तो बाई करेगा तो ठीक है, तो 100 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। अब चूंकि उसने क्या है 1990 रुपये में क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब उस रिलायंस जो है शेयर की प्राइस घट के 1900 रुपये हो गई है 30 जनवरी को। तो 1990 में और 1900 में घटाएंगे तो क्या होगा, 90 का ही डिफरेंस। 90 में उसने परचेस किए है ना, लेकिन सेल कितने में कर रहे हैं, 1900 में, तो लॉस हुआ ना 90 रुपये का। अब इन दोनों को घटाएंगे क्या हो, यहाँ इस पोजीशन में प्रॉफिट हुआ, इस पोजीशन में लॉस हुआ, तो 10 रुपये का क्या हुआ, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से इस कंडीशन में भी आर्बिट्रेज को लाभ ही होता है। अगर ये बढ़ के 1900 से 2100 हो जाए, तब भी उस कंडीशन में क्या होगा, उसको यहाँ बाई करेगा और यहाँ सेल करेगा। तो यहाँ 100 रुपीज़ का यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ 110 का प्रॉफिट हो रहा है। तब भी इस डिफरेंस को देखेंगे तो 10 रुपये उसको नेट प्रॉफिट हो रहा है ना, इसके आधार पर। तो इस तरीके से इन तीनों कंडीशन में आर्बिट्रेजर को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। एक्सचेंज मार्केट में हम एग्जाम्पल से समझें। इसको हम कमोडिटी मार्केट से भी समझ सकते हैं। कैसे, ये देखिए और सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो हम यहाँ पर ले लेते हैं, 2 मार्केट ले लेते हैं, एक मार्केट है ए और दूसरा बी। इसको एक विलेज के रूप में ले लेते हैं, एक विलेज ए है और ये विलेज बी है। और यहाँ पर फार्मर्स हैं, ठीक है, जो गेहूँ का क्या कर रहे हैं, उत्पादन करने वाले फार्मर्स हैं। और यहीं इसी मार्केट में क्या है, बेकरी फर्म भी है, जो इन गेहूं को क्या करता है, परचेस करता है और डबल रोटी या बेकरी बनाता है। इसको डर ये है कि क्या है, अभी जो प्राइस चल रहा है वो गिर ना जाए, और बेकरी फार्म को ये डर है कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो बढ़ ना जाए। तो जब ये फार्मर जब गेहूं को उत्पादन करेगा तो उत्पादन में कुछ समय लगता है ना, 3 महीने लगेगा ठीक उत्पादन को आने में। तो जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इसके साथ, उस समय मान लो कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया, 50 रुपये में, कि 50 रुपये में फार्मर क्या करेगा, सेल करेगा गेहूँ किसको, बेकरी फार्म को। और बेकरी फार्म क्या करेगा, उसको 50 रुपये में क्रय करेगा, क्योंकि बेकरी फार्म ये सोच रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम 3 महीने में क्या होगा, 50 से 60 ना हो जाए। इस डर से वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और फार्मर्स इस डर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि कहीं वो 50 से मूल्य गिर कहीं 30 रुपये ना हो जाए, क्योंकि पैदावार अगर मान लो कहीं ज़्यादा हो जाए तो ये दोनों क्या है, अपने जोखिम को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो ये दोनों क्या कहलाए, हेजर्स कहलाए। ठीक है। और दूसरे मार्केट में क्या, दूसरे गाँव में क्या पोजिशन चल रहा है कि यहाँ पर जो है गेहूं का उत्पादन करने वाले फार्मर्स है, वहाँ पर गेहूं की कीमत 60 रुपये चल रहा है। बाजार इस दूसरा बाजार है, ये प्राइस अलग अलग हो रही है ना। और यहाँ पर जो बेकरी फार्म है, ये फार्मर से कितने में ले रहे हैं, 60 रुपये में ले रहे हैं। अब यहाँ इन दोनों के बीच एग्रीमेंट है कि 60 रुपये में इससे क्रय करेंगे बेकरी वाले, और बेकरी वाले जो है इनसे प्राप्त करेंगे फार्मर से 60 रुपये में। ठीक है। लेकिन ये जो आर्बिट्रेजर है, ये क्या है, बहुत होशियार है। ये क्या करेगा, दोनों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बाजार जो विलेज ए है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट टू बाई करेगा, और बेकरी वाले फार्म से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करेगा। यानी आर्बिट्रेचर ये कहता है भाई ठीक है कि आप जो है, इस किसान को बोलता है यहाँ इन गांव किसान को कि आप जो बेकरी फार्म वाले को 50 रुपये में बेचते हो, मुझे भी बेच दो, ये 50 रुपये में ले लेगा। और फिर क्या करेगा, ये 50 रुपये में ले करके बेकरी फार्म को क्या करेगा, सेल करेगा। तो ये जो कीमत का जो डिफरेंस है 50 और ये जो 60, ये कीमत का डिफरेंस कौन फ़ायदा उठाएगा, आर्बिट्रेटर
आर्बिट्रेजर उठाएगा। तो इस तरीके से आर्बिट्रेजर जो है दो बाजार में जब एक वस्तु की कीमत अलग अलग होती है उसका फ़ायदा उठा करके लाभ कमाता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग जो है इन उदाहरण के माध्यम से आज जो है हेजिंग और आर्बिट्रेज क्या होता है इसको आप समझ पाए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।